नहीं दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम लोग अपना श्रृंखला चला रहे थे जिसमें कम समय में शॉर्ट टाइम में तो रिवाइज कर रहे थे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको, और उसके पहले उनके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज इस हम श्रृंखला में करेंगे जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्ट पारित किए गए थे अपने कार्यकाल के दौरान उन पर। ठीक है, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस श्रृंखला से है ये। क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पारित हुआ? तो 1765, 1773, 1784 या 1793? तो सही उत्तर था इसका बी। बी यानी कि 1773। ये पीवाईक्यू के प्रश्न है, यूपी पीसीएस के, ध्यान देना है। ठीक है। अगला प्रश्न था द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर टू एस्टेब्लिश डुअल कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? सही उत्तर था 1784। जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट में बताते चलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ओपियम विद चाइना। चाइना के साथ व्यापार, चाय और जो अफीम था उसका छोड़कर किसने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी थी? किस एक्ट ने? ऑप्शन थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो सही ऑप्शन था चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 का चार्टर एक्ट सही ऑप्शन था। ठीक है, नोट वोट नहीं करना है, बस सुनते जाइए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है और किस हिसाब से ये है। पीडीएफ प्रोवाइड करते जा रहे हैं हम लोग ग्रुप में, वहां से आप पीडीएफ इसके ले सकते हैं। यूपीएससी हिंदी फॉर सीए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से। और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, क्योंकि इस पे किसी ने कमेंट किया था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसको करा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। the Government of India Act that transferred the power of East India Company to the British Crown was passed in। मतलब जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी, कौन सा एक्ट था? तो 1853, 1857, 1858 या 1861? तो सही ऑप्शन था 1858 का एक्ट। ठीक है, जस्ट 1857 की क्रांति के बाद वाला। अगला अगला प्रश्न द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसने किस प्रावधान को निम्नलिखित में से इंट्रोड्यूस किया? तो पहला ऑप्शन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस रॉयज, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इंडिया, या डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फूट डालो और राज करो की रणनीति पे चलते थे सब। अगला इन विच ईयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड दैट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंस। मतलब जिसने प्रोविंस में भी जो भी प्रांत थे उनमें किसने डायरकी स्टार्ट की? तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या 1947 का? तो सही उत्तर था 1919। तो ये थे कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे गए थे यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, जो भी आरओ में, सब में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि सीखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था कि 1600 में ब्रिटिश इंडिया आए थे। 1600 के आसपास ब्रिटिश इंडिया आए ट्रेडर और व्यापारी के रूप में। ठीक है, ट्रेडर या व्यापारी के रूप में। 1765 में शाह आलम जो था, शाह आलम से इनको क्या मिला? दीवानी का राइट मिला। तेरी दीवानी वाला दीवानी नहीं, ये दीवानी वाला दीवानी है। दीवानी का राइट्स मिला, दीवानी का राइट्स मिला। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं हुआ, शाह आलम ने दिया। तो पूछ सकते हैं कि किसने दीवानी राइट दिया? तो शाह आलम ने दिया। ठीक, 1765 से लेके, या फिर मान सकते हैं इसको 1773 से लेके 1857 की क्रांति तक, ये जो पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी रूल। मतलब इस समय कंपनी अपने हिसाब से शासन चला रही थी, मोटी मोटा देखें तो। ठीक है, इसके बाद से फिर क्राउन रूल आ गया 1857 या 58 से 1947 तक क्राउन का रूल चलने लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो कि सबको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973। पॉइंट्स में बताते जाऊंगा, अगर कोई पॉइंट्स छूटता है जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उससे उसको हम लोग पढ़ेंगे या फिर जो भी और लोग कमेंट पढ़ेंगे वो लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 2073, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, तो किसी भी कोई रोएगा नहीं, हिंदी वालों को नहीं आ रहा है, इंग्लिश वालों को नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों के लिए है।
1773 का रेगुलेटिंग, समझ सबको आएगा। तो इस वाले एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोलने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया यहाँ से, जीजी, जीजी नाम दे देते हैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी लिखने, तो जीजी ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल था जीजी ऑफ बंगाल। हुआ क्या अब, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, इसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए, मतलब इसके अंडर कर दिए गए, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर इसके सबऑर्डिनेट्स हो गए, मेड सबऑर्डिनेट्स ऑफ इट, सबऑर्डिनेट इसके अंतर में आ गए, किसके, जीजी ऑफ बंगाल के, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी में 1774 में क्या हुआ, पहला पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहला स्थापित किया गया 1774 में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग जो था, वॉरेन हेस्टिंग, एकदम नाम याद रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कौन पहला गवर्नर जनरल था, कौन वायसराय था, तो बहुत कंफ्यूज होना है, तो अब यहाँ से याद करिएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो जीजी पहला जीजी था, ठीक है, ये सबका जीजी, कई लोग बोलते हैं ना जीजी, दीदी को जीजी बोलते हैं पता नहीं किस खुशी में, तो वो पहला जीजी था वॉरेन हेस्टिंग। तो अगला, फिर ये हो गया अपना 1773 का। अगला पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, क्या नाम, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, लगभग 10 साल बाद फिर ये आता है, 11 साल 10 साल के बाद। इसमें क्या हुआ, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, और दो बनाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम कौन कौन से, सीओडी बोल देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बीओसी बोल देते हैं, शॉर्ट में, पूरा लिखने में समझ जाएगा, कोई मतलब नहीं, सुन के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कमर्शियल पर्पज के लिए था, किसके लिए था, कमर्शियल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसके लिए था, पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब क्या हुआ, जो कंपनी की टेरिटरी थी, कंपनी का जो भी क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया बोला जाने लगा, इसी से, इसके बाद से, पीस इंडिया एक्ट के बाद से ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया की, मतलब ब्रिटिश ने यहाँ यहाँ पे अपना स्थापित किया है, ब्रिटिश पोसेशन, पोसेशन इन इंडिया बोलने बोलने जाने लगा कंपनी के क्षेत्र को, ठीक है। कंपनी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ, इसलिए कोई रोना धोना नहीं मचना चाहिए। कमेंट में बहुत रोते हैं भाई कि हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे तो दोनों समझ में आएगा, कोई उर्दू मीडियम का भी होगा तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। कंपनी के क्षेत्र को, ठीक, बोला जाने लगा, बोला गया। अगला अगला पॉइंट क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए कंपनी के मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल गया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल मिलने लगा, ठीक, ठीक। तो ये जो अपना पिट्स इंडिया था उससे रिलेटेड हो गया। अगला अगला आता है चार्टर एक्ट, तीसरा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830, 1813, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसी में अब ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्या, एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड ओपीएम, जो क्वेश्चन में पूछा था, चाय और अफीम को छोड़कर, चाय और अफीम को छोड़कर, अफीम को छोड़कर मोनोपोली खत्म कर दी गई, मोनोपोली ट्रेड की खत्म कर दी गई, ट्रेड की खत्म हो गई, ईआईसी की, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईआईसी लिख दे रहे हैं, ठीक, ईआईसी की। एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी था कि इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रमोशन के लिए दिया जाने लगा, जो भी नेटिव लोग होते हैं उन लोग को, तो 1 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए। तो पूछ सकते हैं कि किस एक्ट में 1 लाख रुपए दिया गया शिक्षा के प्रमोशन, तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए, नेटिव शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, कौन सा, नेटिव शिक्षा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग गड़बड़ा रही, कोई रोएगा नहीं, तब नोट नहीं करना, बस कान में लगाइए, सुनते जाइए, और प्रॉपर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला एक्ट कौन सा है, अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हो गया, तो 1833, तो चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, 1833 का। अब ये जो था सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के लिए फाइनल स्टेप था, अभी स्टार्ट किए थे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना, लेकिन अब ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन। तो मेन क्या हुआ इसमें, सेंट्रलाइजेशन हुआ, केंद्रीकरण हुआ,
सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो बंगाल की जीजी जो थी, जीजी ऑफ बंगाल अब बन गई जीजी ऑफ इंडिया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब इसमें जीजी ऑफ इंडिया, पहले जीजी ऑफ इंडिया कौन बने, तो विलियम बेंटिक फर्स्ट बने। ठीक है, विलियम बेंटिक बने फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया। तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना हेलेना एक्ट। हेलेना कौन थी, ठीक है, एक हेलेना वो भी थी, सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी। ठीक है, उस हेलेना, एक हेलेना वो भी थी। इस एक्ट को भी सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे गवर्नर बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स के लेजिस्लेटिव पावर्स को हटा दिया गया। बम्बई, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स लिख दे रहे हैं, के लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया। बस सुनते जाइए। ठीक है, ये वीडियो बस इसलिए बन रहा है कि कभी फ्री समय में आप लोगों को पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा हो तो ईयरफोन लगा के बस आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण लॉ कमीशन बनाया गया। ठीक है, पेन चल जाओ भाई। लॉ कमीशन बनाया गया किसके तहत, लॉर्ड मकाले के अंदर, लॉर्ड मकाले जो थे उनके तहत। ठीक है, लॉ कमीशन बना। तो इंपॉर्टेंट आता है कि लॉ कमीशन किस एक्ट के थ्रू आया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू लॉ कमीशन बना। किसके अंडर में, लॉर्ड मकाले। मकाले मकाले हमारे गाँव में एक लड़का था, उसको मकलुआ मकलुआ सब बोलते थे। ठीक है, तो ये मैकाले हैं, मैकाले बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, कंपनी का मोनोपोली जो था चाय का व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार पर, इस एक्ट में खत्म कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी तरीके से मोनोपोली कंपनी की खत्म, मोनोपोली कंपनी की खत्म, की खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। किसमें, एक वाले में जो 1813 वाले में था, चाय और अफीम को छोड़ के खत्म की थी। 20 साल बाद 1833 में पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। ठीक है, अगला आता है, अगला कौन सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चौथा एक्ट हो गया, पांचवा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर जल्दी जल्दी करना है भाई। चार्टर एक्ट ऑफ, इतना रात में वीडियो बनाने का समय मिलता है कि आवाज़ जल्दी जल्दी निकलती ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव पावर थे गवर्नर जनरल को, उनको सेपरेट किया गया कि अब अलग हो जाएगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर का सेपरेशन हुआ। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर का सेपरेशन। किसके पावर थे, ये गवर्नर जनरल के, जीजी के पावर थे। तो जीजी की पावर को कम कर दिया गया। जीजी के शादी हो गया ससुराल में, तब उनकी पावर अब अपने जहाँ पे उनका नेटिव प्लेस था वहाँ पे कम कर दिया गया। ठीक है, हंसने के लिए चीजें हैं, सीरियसली नहीं लिया। गवर्नर जनरल की बात हो रही है, जीजी घर वाली जीजी नहीं। ठीक है, अब जो इंडियंस थे उनको अलाउ किया गया सिविल सर्विसेज में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंडियंस को अलाउ किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंडियंस को अलाउ किया सिविल सर्विसेज में, अलाउ किया सिविल सर्विसेज में। तो ये याद रखना है, अभी सिविल सर्विसेज पूरी तरीके से नहीं आया था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि तुमको इतना रुपए भत्ता मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और इसने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, पहली बार रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किस एक्ट से पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की बातें की जाने लगी या स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इस एक्ट के चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लोकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, बस सुनते जाइए आप लोग। अगला एक्ट आता है, अगला कौन सा एक्ट आएगा, छठवां एक्ट। छठवां आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे हम लोग GOI 1858। ठीक है, 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब वही जो बोल रहा था कि कंपनी, अब कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब क्राउन का रूल चलेगा, ठीक है, अब क्राउन का रूल चलेगा। तो 1858 से कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ ट्रांसफर हो गया पावर, ठीक है। तो कंपनी से कहाँ चला गया ब्रिटिश क्राउन पे चला गया। अब क्राउन के जो भी काम धाम होगा क्राउन के नाम पे होगा, इन द नेम ऑफ द क्राउन, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ, जो पहले गवर्नर जनरल थे अब उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोलने जाने लगा। तो ये ध्यान रखना, यही 3-4 पूछता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर वाइसरॉय। तो जीजी को क्या बोला गया, जीजी का प्रमोशन हो गया, तो जीजी को बोला जाने लगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। राय देते थे अपने वॉइस में, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले वाइसरॉय कौन कौन थे उस हिसाब से, तो कनिंग, तो कैनिंग थे, कैनिंग हुआ था जो बहुत कनिंग था, तो कैनिंग जो है वाइसरॉय बन गया। तो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कंफ्यूज नहीं होना, अब 3 महापुरुष थे, मतलब 3 लोग थे, तीनों का जो अब आप लोग को पता चल जाएगा ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने की, कौन वाइसरॉय था, कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, ठीक है, यानी डुअल सिस्टम खत्म हो गया। जो पहले यहाँ बना हुआ था, ये जो था सीओडी बीओसी, ये खत्म कर दिया गया। तो सीओडी प्लस बीओसी खत्म। तो ये पूछ सकता है कि किस एक्ट के थ्रू डुअल सिस्टम खत्म किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये अब अगला आता है, अगला आता है 7वां, काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट, जल्दी जल्दी करना है भाई, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ अब, 1861, ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके महत्वपूर्ण, तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का इसमें स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अगला पॉइंट क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस पावर ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय का ऑर्डिनेंस पावर, पोर्टफोलियो सिस्टम प्लस ऑर्डिनेंस पावर ऑफ वाइसरॉय। आप लोग को कमेंट में उत्तर दे देना कि भारत का प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पावर यूज करता है, ठीक है, ये उत्तर देके बताएगा, बताना है आप लोग को कमेंट में, ठीक है। नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, ठीक है, जिसमें बंगाल, पंजाब और वेस्ट फ्रंटियर थे, शामिल थे, ठीक है। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन थे उसमें, बंगाल, पंजाब और वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, प्रांत, बंगाल प्लस पंजाब प्लस वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, WPF लिख दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWPFP, ठीक है, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन है। अगला आता है कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 8वां है ना अपना, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको किस नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो बस इसमें क्या हुआ कि मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को बढ़ा दिया गया और फंक्शंस बढ़ा दिए गए, तो मेंबर्स और फंक्शंस बढ़ा दिए गए, मेंबर्स प्लस फंक्शंस बढ़ा दिए गए, बढ़ा नहीं, बढ़ा दिए गए, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला आता है 9वां, 9वां कौन सा आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो इसको हम लोग सिर्फ 1909 का ऐसे एक्ट लिख देते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। मॉर्ले एंड मिंटो दो भाई थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, बस ऐसे बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन होता लगता है तो लोगों का मन लगा रहता है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जो प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट, ताकि क्या कर सकें, बंटवारा कर सकें, फूट डालो और राज करने की नहीं, तो इन लोगों को लग गया था कि अब हम लोग बहुत ज्यादा भारत में टिकेंगे नहीं, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब जितना दिन भी टिकना है अब हम लोग को फूट डाल कर रहना है, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भारतीयों को भी एंट्री देने लगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को भी एंट्री दिए, काउंसिल में भारतीयों को एंट्री, जो इंडियंस थे उनको एंट्री, भारतीयों को
एंट्री मिली। ठीक है, पहले कौन थे इसमें, इसमें कौन गया था, जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गए थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी गए थे, है ना। अगला 10वां आता है, 10वां कौन सा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जीओआई एक्ट 1919। ठीक है, शॉर्ट में बस लिखते जा रहा हूँ, नोट वोट का कुछ नहीं, झमेले में नहीं पढ़ना है, सुनते जाना है, जितनी बार सुनेंगे रिवाइज होते जाएगा। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, कोई रोएगा नहीं, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव, अंग्रेजी मीडियम के साथ भेदभाव। ठीक है, इसने पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अब इन लोग को लग रहा था कि अब तो हम इंडिया में रहेंगे नहीं, भगाए जाएंगे, तो अब थोड़ी हम लोग जिम्मेदारी शो करने लगी है सब। ठीक है, जबरदस्ती घोषित कर रहे थे कि अब रिस्पॉन्सिबल हो गए भाई, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए, भारत हमारा देश है, हम इस भारत के लिए काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया इसके थ्रू। ठीक है, कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया किस पे, प्रोविंस में, प्रांत स्तर पर डायरकी इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट से प्रांतीय स्तर पर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। और बाइकैमरलिज्म जिसको बोलते हैं द्वैध शासन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, द्विसदनी शासन जिसको बोलते हैं, द्विसदनी शासन जिसको बोलते हैं, द्विसदन कहाँ पे, सेंटर में। तो बाइकैमरलिज्म या द्विसदन लिखते हैं, द्विसदन लाया गया कहाँ पे, सेंट्रल पे, सेंट्रल पे द्विसदनी लाया गया व्यवस्था। ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रोविंस में 1919 वाले में प्रोविंस पे क्या हुआ, डायरकी स्टार्ट हुई, और सेंट्रल पे क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेटूटरी कमीशन के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसमें भी प्रावधान थे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, और स्टेटूटरी कमीशन, स्टेटूटरी कमीशंस के इस्टेब्लिशमेंट के प्रावधान थे। ठीक है, सुनते रहिए, बस सुनते रहिए और कुछ नहीं करना। अगला 11वां आता है। ठीक है, ये ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट थे। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919, 1935 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब क्या करना है आप लोग को, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बस बता दीजिएगा, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी बनाना पड़े तो बना देंगे, लेकिन बता दीजिएगा, कम से कम एक बार बता तो दीजिए, हम आपको कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, डायरकी जो प्रोविंशियल लेवल पे थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ये पूछता है कि किस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी जो थी उसको समाप्त किया गया। तो डायरकी डायरकी भाई क्या लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग कुछ भी लिख रहे हैं, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, बस समझिए, समझ लीजिए डायरकी लिखा है, डॉक्टर हूं मैं थोड़ा टाइप से। तो डायरकी एट प्रोविंशियल, तो इसको क्या हुआ, खत्म, डायरकी एट प्रोविंशियल खत्म कर दिया गया। इसको क्या इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया, केंद्रीय स्तर पर इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और बाइकैमरलिज्म, जो बाइकैमरलिज्म द्विसदनीयता थी, द्विसदन व्यवस्था थी, द्विसदनी ही लिखो भाई, द्विसदनी व्यवस्था जो थी, द्विसदनी, इसको प्रोविंस में लाया गया, प्रोविंस में लाया गया व्यवस्था, प्रांतों में व्यवस्था लाया गया, द्विसदन की व्यवस्था। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू आरबीआई और फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है, स्टेब्लिश किया गया, क्या ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आरबीआई किस एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू स्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। और कौन सा आरबीआई था, और कौन सा था, फेडरल कोर्ट, आरबीआई और फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब अंतिम आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, चौथा था 12वां। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, स्पेलिंग पे कुछ नहीं जाएगा, एकदम डॉक्टरों की तरह लिख रहा हूँ कि खुद का पढ़ा खुद समझ पाए। तो इस एक्ट में ब्रिटिश रूल खत्म, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब भारत का रूल शुरू होगा, असली जो भी हमारे चुने गए लोग हैं। ठीक है, वायसराय को वायसराय को खत्म कर दिया गया, वायसराय जो भी राय देते थे अपने वॉइस में उनको खत्म कर दिया गया, वायसराय खत्म, एबॉलिश कर दिया गया वायसराय को। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया गया कि क्या करें, संविधान बनाए, फ्रेम करें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया कि हम लोग अपना संविधान बनाएं, उसमें
जो भी करना है वो उसको अडॉप्ट करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करने लगी किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एन होता। इसमें अंतिम में क्या था कि जो प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये फ्रीडम दी गई। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई किस चीज की? कि या तो वो इंडिया का हिस्सा बने, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या इंडिपेंडेंट रहे। हालांकि ये ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन ये इसमें दी गई कि प्रिंसली स्टेट या तो इंडिया के साथ रहें, या तो पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान, या तो फ्री रहें, ठीक है। ठीक है, तो पाकिस्तान सब इंडिया ही है, कोई उसमें दो राय की बात नहीं है। तो देखिए, ये मोटी मोटा जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत से अरकस बथुआ पॉइंट रहे होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो को 2-3 बार सुनते रहिएगा आराम से, ठीक है, और कमेंट करते रहिएगा। जो जो चीजें आपको पता है, जैसे कब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया, तो वो कमेंट कर करके बताए। तो रिवीजन करना है ना, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब रिवीजन करना है, दिमाग पे अपने जोर डालना है, जो भी पढ़ा था उसको अब बाहर निकालना है, तो हम लोग को रिवीजन करते जाना है। तो ये सब कमेंट करके बताइएगा। और जिस जिस इंपॉर्ट में जो जो कमेंट अभी तक आया है, मैंने सारा नोट किया हुआ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। उस पर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। तो आपको भी किसी टॉपिक पे ऐसा वीडियो चाहिए तो ले उसको उसको बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो में। सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।